नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के अंतर्गत आने वाले इतिहास के अध्याय 5 की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस अध्याय का शीर्षक है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक के, है ना दोस्तों। इसके पिछले 4 अध्याय के वीडियो बना करके हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। आप जानते हैं कि हम एक सफ़र पर निकल पड़े हैं इतिहास में, जिसमें हम जान रहे हैं कि कैसे पुरातत्वविद इतिहासकार जो है वो इतिहास को समझते हैं और हमारे सामने, आम जन के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। उनके जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं इस सफ़र पर, वो तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और इस अध्याय में हम क्या देखेंगे कि जो इतिहासकार हैं वो किस तरीके से यात्रियों के नज़रिए से, यात्री मतलब कौन से यात्री, जो भारत भ्रमण करने के लिए आए थे। क्या सिर्फ भारत की बात होगी? नहीं, पूरे एशिया की बात होगी। जो यात्री एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर आए, उन्होंने अपनी यात्रा के विवरण लिखे और उन विवरणों के अनुसार हम उन जगहों को जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, है ना। इस यात्रा में हमें ये भी समझ में आएगा, बार बार मैं ये यात्रा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं, इसके पिछले अध्याय में हमने 1000 साल की यात्रा को देखा था, 600 से 600 ईस्वी, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। इस अध्याय में हम 10वीं से 17वीं सदी तक के जो यात्री आए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें लिखी, उसके बारे में हम यहाँ पर मुख्य रूप से जानने वाले हैं। यह अध्याय बहुत ही रोचक होने वाला है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए और रखना होगा इस अध्याय के दौरान, कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आज हमारे जीवन में बहुत ही आम हमें लगती हैं, सरल लगती हैं, जो हमें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वो उन यात्रियों के लिए भी उतनी ही सरल और उतनी ही आम रही होगी, है ना। जैसे उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं पहले पेज पर ये पान और नारियल का चित्र दिया है। ये यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ा अजूबा था। आपको इस अध्याय में पढ़ते हुए समझ में आ जाएगा। अल-बिरूनी, इब्न बतूता और तमाम उन यात्रियों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में, जिन्होंने अपने विवरण में अजीब अजीब और महान चीज़ें जो हैं वो लिखी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले पृष्ठ पर इंट्रोडक्शन होता है कि अध्याय में हम क्या देखेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में खास रूप से हमें ये बताया गया है कि यात्री कौन थे। वो महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में। अब यात्री क्यों बनना पड़ता है? कोई आदमी यात्री कब बनता है? या तो काम की तलाश में बनता है ना, या फिर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बन जाता है कि भैया एक जगह थी, वहाँ पे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, अब उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया, है ना, आग लग गई। या फिर शौकिया तौर पर, है ना, भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं, एशिया घूम कर आते हैं, अरब से आते हैं या अरब जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को यात्री बनने पर विवश करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनके बारे में बताया है। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, व्यापारिक कह लो, सैनिक, पुरोहित, तीर्थयात्री के रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर के लोगों ने यात्राएं की हैं, महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी, जो किसी नए स्थान पर आते थे या फिर बस जाते थे। निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समझ पाते थे जो कि भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में, साथ ही लोगों की जो प्रथाएं थी, अलग अलग मान्यताएं थी, भाषा, आस्था, व्यवहार, ये सब अलग अलग होते थे। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते थे और अन्य जो नहीं ढल पाते थे कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असामान्य और उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन हमारे पास क्या है? महिलाओं ने जो चीज़ें लिखी वो दुर्भाग्य से नहीं है हमारे पास में, है ना। हमें जो चीज़ें सुरक्षित मिली वो क्या है? पुरुषों के द्वारा लिखे गए वृत्तांत, है ना। महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर है। हम ये जानते हैं कि वो भी यात्राएं करती थी। सुरक्षित मिले जो वृत्तांत है उसमें विषय वस्तु के संदर्भ में ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। भाई ऐसा हो सकता है कि किसी में राजनीति के बारे में लिखा हो, किसी में आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा हो, किसी ने बस अपनी यात्रा के दौरान जो जो चीज़ें उसके सामने आई उसी को मेंशन कर दिया हो, वही लिखा हो, है ना। जबकि अन्य जो है धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों, स्मारकों पर भी केंद्रित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर जो है, जिसके बारे में हमें अध्याय 7 में देखने को मिलेगा और हम पहले कक्षा 8 के आसपास भी उसमें पढ़ चुके हैं। आपको जानते हैं, आपको पता होगा कि
कक्षा 7 में शायद पढ़ा था। हरिहर बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य हमने देखा था, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक है हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी, है ना, इनने जो लिखा था वो। अब इस अध्याय में हम देखेंगे कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य, अध्याय 8 और 9। इसमें प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जनवार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे, है ना। तो इस अध्याय में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों के द्वारा दिए गए जो सामाजिक जीवन के विवरण हैं उनके अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं, और जो इतिहास है, जो अतीत है, उसके विषय में हमें किस तरह से हम जो है अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देने वाले इस अध्याय में। ठीक है, 3 नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है दोस्तों। एक है अल-बिरूनी जो कि 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान आया था, याद रखिएगा। एक है इब्न बतूता जो 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था। और फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर है जो कि 17वीं शताब्दी के आसपास आया था, यानी 1600 से लेकर 1699 के बीच में। आप देख रहे हैं नारियल, कई यात्रियों ने नारियल और पान जैसी चीज़ों को असामान्य माना है, ये भी आपको पता चलेगा, इस अध्याय में दिया हुआ है। तो आप समझिएगा, पूरी तरह से दोस्तों अलग सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये जो लेखक थे ना, ये अपनी रोज की गतिविधियों को, प्रथाओं के प्रति जो उस समय चलन में थी, अधिक सावधान रहा करते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने के योग्य नहीं थे। अब देशज लेखक मतलब जैसे कोई भारत का ही लेखक है, अब भारत में होने वाली गतिविधियां उसके लिए आम हो सकती हैं, लेकिन कोई बाहर से अगर भारत आया हो तो उसके लिए तो वो असामान्य हो सकती है, इसकी संभावना है। अब नज़रिए में ये जो भिन्नता थी, यही क्या हुई, यात्रा वृत्तांतों को और अधिक रोचक जो है वो बनाती हैं। ये यात्री किसके लिए लिखते थे, तो जैसा कि हम देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों में अलग अलग था। भाई कभी कभी राजा ने कहा कि आप घूम के आए हैं तो हमारे लिए लिख कर बताइए कि क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं आपने अपने सामने होते हुए देखी, कौन कौन सी मनोरंजक चीज़ें थी, है ना। कई बार ये हुआ कि अनुवाद करके अपने मित्रों के लिए भी लोगों ने लिखा है, लेखकों ने लिखा है कि भाई उनका मित्र था, उसको वो भाषा समझ में नहीं आती थी जिसमें वो ग्रंथ लिखा था, तो उसने कहा कि भैया इसको अनुवाद करके दो, उसको भाषा आती थी तो अनुवाद करके देता था। तो ये अलग अलग दृष्टांतों में हमें अलग अलग चीज़ें नज़रिए के तौर पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं अल-बिरूनी और किताबुल हिंद की, है ना। अल-बिरूनी का नाम आपने पहली बार नहीं सुना होगा, पहले भी सुना होगा, है कि नहीं। अल-बिरूनी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, आधुनिक उज्बेकिस्तान जो है इसमें स्थित है ख्वारिज़्म, इसमें सन 1973 में हुआ था। मैं आपको बता दूं ख्वारिज़्म जो है वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। और अल-बिरूनी कौन था, उसने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, अल-बिरूनी के बारे में और भी बहुत रोचक बातें आपको इस पैराग्राफ में पता चलने वाली है। वो कई भाषाओं का जानकार था। देखिए अभी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। कई भाषाओं का ज्ञाता था जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत भी शामिल है। क्या आपको ये सुन के आश्चर्य नहीं होता कि अल-बिरूनी को इन सब भाषाओं के साथ संस्कृत भी आती थी। हालांकि वो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी वो पीछे नहीं रहा। कैसे, वह प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के जो कार्य थे उनसे पूरी तरह से परिचित था। भले उसको यूनानी भाषा नहीं आती थी, उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से इन्हें पढ़ रखा था। मैं आपको बता दूं कि सन 1017 ईस्वी में हुआ ये कि वो ख्वारिज़्म जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पर हो गया आक्रमण। अब आक्रमण हुआ तो क्या हुआ, सुल्तान महमूद जो है वो यहाँ के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। क्या अल-बिरूनी भी साथ में गया? बिल्कुल गया, और बंधक के रूप में गजनी पर आ गया। धीरे धीरे क्या हुआ, उसे ये गजनी शहर भी पसंद आने लग गया और 70 वर्ष की आयु जब उसकी हुई तो उसने अपनी मृत्यु तक अपना बाकी का जीवन जो है वो गजनी में ही बिताया है। अब गजनी में क्या हुआ, अल-बिरूनी जो है उसकी भारत के प्रति रुचि जो है, इंटरेस्ट जो है वो पैदा हो गया, रुचि पैदा हो गई, विकसित हो गई। और ये कोई असामान्य बात बिल्कुल भी नहीं थी दोस्तों। क्यों नहीं थी, समझिए। 8वीं शताब्दी से ही क्या हुआ, संस्कृत में रचित जो खगोल विज्ञान है, गणित है, चिकित्सा संबंधी कार्य है, उसका अरबी भाषा में अनुवाद होने लग गया था। और पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद तो स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने क्या किया था, जो आपस में विश्वास था, समझ थी, उसका वातावरण बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता की थी। तो जब अरबी भाषा में उसका अनुवाद हो गया तो अल-बिरूनी जिसने यूनानी भाषाविदों और यूनानी लेखकों के बारे में पढ़ा, किससे, अरबी भाषा के उसके अनुवाद से, तो वैसे ही उसने भारत के विषय में भी जाना।
है ना। अल-बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों विद्वानों के साथ कई वर्ष भी बिताए, संस्कृत धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि दोस्तों उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे दोस्तों। और ये जो वृत्तांत थे ये पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर, समझिएगा मैं आपको वो लोकेशन बता रहा हूँ जो इस किताब में लिखी है कि कहाँ कहाँ तक उसके वो जो वृत्तांत थे वो फैले थे। वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। अब देखिए छोटी सी जानकारी ये बॉक्स में दी हुई है, आपके सामने पढ़ता हूँ, ध्यान से पढ़ी समझिएगा। ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान। दोस्तों कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल-बिरूनी जो है भाषाओं की तुलना और ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। आप ही सोच के देखिए, आपको मान लीजिए दो भाषा बहुत अच्छे से आती है, हिंदी और अंग्रेज़ी। अब आपको भाषा अगर अच्छे से आती है तो आप बड़ी सरलता से तुलना कर पाएंगे ना। तो वही अल-बिरूनी के साथ भी था। उसने कई संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल हैं, उसका अरबी में अनुवाद किया। किसके लिए? अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए। उसने क्या किया? यूक्लिड जो कि एक यूनानी गणितज्ञ थे, उनके कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। याद है ना, इस अध्याय के इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा था कि लोगों ने इतने सारे अनुवाद क्यों किए, ये वृत्तांत क्यों लिखे, ये अलग अलग दृष्टांत हमें इस अध्याय में देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये था कि उसके जो यात्रा वृत्तांत थे वो पश्चिम में कहाँ से लेकर, सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक के फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। इसीलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल-बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, लेकिन भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके थे। अब इससे पहले कि मैं बात करूँ आपके सामने किताबुल हिंद की, दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पहली जो यहाँ लिखी है कि मापतंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है, और दूसरी ये जो हिंदू शब्द यहाँ पे दिया है इसका मतलब समझिएगा दोस्तों। हिंदू शब्द जो है वो लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी यानी इंडस के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, उससे निकला था, है ना। ये तो हमने कक्षा 6 में भी देखा था, है ना दोस्तों। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को क्या किया? जारी रखा, और क्या किया? इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। अब कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू और उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक यानी प्रतीक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने हिंदू कहा तो वो हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे थे, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो बाद की बात है, इसका धार्मिक महत्व बाद में आया सामने, ठीक है। अब बात करते हैं किताबुल हिंद की। आपको याद है ना, हम अल-बिरूनी और किताबुल हिंद के बारे में पढ़ रहे थे, शीर्षक जो हमारा मेन था, है ना, उसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अरबी में लिखी गई अल-बिरूनी की कृति है क्या? किताबुल हिंद। इसकी भाषा बहुत ही सरल है और बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट है। ये है क्या? ये एक विस्तृत ग्रंथ है, आप कह लीजिए, जिसमें जानकारी किन किन चीज़ों की मिलती है? तमाम चीज़ों की मिलती है। देखिए मैं नाम पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। धर्म और दर्शन की जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी, त्योहारों की, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में ये किताब विभाजित है। अब इतना कुछ इसमें लिखा है तो हमें उस समय की विस्तृत जानकारी इससे प्राप्त हो जाती है ना। सामान्य रूप से दोस्तों, हालांकि हमेशा नहीं, अल-बिरूनी जो है प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग करता था। अब आप कहेंगे कि ये विशिष्ट शैली क्या थी, तो मैं आपको बता दूं कि वो हर टॉपिक की शुरुआत में, विषय वस्तु की शुरुआत में एक प्रश्न पूछता था, एक प्रश्न हुआ करता था, और फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित उसका वर्णन होता था, और अंत में अन्य संस्कृति जो थी उस समय उसके साथ एक तुलना होता था, कंपैरिजन होता था। सोचिए कितने कमाल की बात है। आप अगर इस बात को समझ पा रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले एक प्रश्न है, बाद में उसका विवरण है, संस्कृतवादी विवरण है, और बाद में उसकी तुलना है अन्य संस्कृतियों के साथ में, है ना कमाल की बात। अब समझिए, आज के कुछ विद्वान जो है उनका क्या तर्क है कि इस लगभग ज्यामिति संरचना जो कि अपनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, इसका एक मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि अल-बिरूनी जो है, अल-बिरूनी का गणित की ओर क्या था? झुकाव था,
दोस्तों अल बिरूनी जिसने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया था, उसने क्या किया, अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। समझ में आया? संस्कृत, पाली, प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों और रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी शामिल थी। लेकिन साथ ही दोस्तों इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक भी था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना भी चाहता था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र है। इसमें क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता और कवि सोलोन के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। ठीक है ना। कपड़ों को आप ध्यान से देखिए, किस प्रकार के कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये। अब हम पढ़ेंगे इब्न बतूता का रिहला। लेकिन उससे पहले कि हम ये पढ़ें, ये बॉक्स में दी गई जानकारी जो स्रोत क्रमांक 2 है, ये मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो रिहला है उससे लिया गया एक उद्धरण है। क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये रिहला क्या होता है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। दोस्तों अरबी भाषा में लिखा गया इब्न बतूता का जो यात्रा का वृत्तांत है ना, उसे ही रिहला कहा जाता है। तो वो जो यात्रा वृत्तांत है उससे लिया गया एक उद्धरण है। अपने जन्म स्थान तंजीर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी यात्री या कारवा के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं। लेकिन अपने अंदर एक अधिप्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, से प्रभावित होकर इसीलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। इब्न बतूता दोस्तों 1354 में घर वापस पहुंचा और अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद। इससे समझ में आता है कि एक जिद्दी यात्री था। समझिए, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रिहला कहलाता है। दोस्तों 14वीं शताब्दी है ना, ध्यान से समझिएगा। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है उसके विषय में, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा आप समझिए कि प्रचुर और रोचक जानकारियाँ देता है हमें ये रिहला। ठीक है, यानी इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत। दोस्तों मोरक्को के इस यात्री का जो जन्म है वो तंजीर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक, जो कि इस्लामी कानून या शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, उसमें हुआ था। और अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की थी। सोचिए, और अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभवों को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। यानी जो पढ़ा है सिर्फ उसे ही सत्य नहीं माना, बल्कि जो देखा है उसे वास्तविक सत्य माना। ठीक है दोस्तों, समझिएगा कि उसे यात्रा करने का बहुत शौक था। नए नए देशों, लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक वो गया। 1332 से 1333 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। मैं आपको बता दूं कि मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। और इतना ही नहीं, उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी सुन रखा था और कला और साहित्य के एक दयाशील वो संरक्षक थे। इसके रूप में उसकी ख्याति से वो आकर्षित होकर बतूता जो है वो मुल्तान और उच्च के रास्ते से होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान उसने किया। दोस्तों सुल्तान ने क्या किया, उसकी विद्वत्ता से वो प्रभावित हो गए, है ना। भाई इतना ही जानकार व्यक्ति है, कौन प्रभावित नहीं होगा। तो उसकी विद्वत्ता से प्रभावित हो गए और उसे दिल्ली का क्या बना दिया, काजी। काजी मतलब होता है न्यायाधीश। अब वह जो है इस पद पर उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया, तो इस पद पर कई वर्षों तक रहा। फिर क्या हुआ, किसी परिस्थिति की वजह से उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार यानी जेल में कैद कर दिया गया। क्या वो हमेशा जेल में रहा? नहीं। बाद में क्या हुआ, सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर हो गई और उसके बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया। और 1342 ईस्वी यानी कि 14वीं शताब्दी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश जो है उसे दिया गया। अब समझिएगा, अपनी नई नियुक्ति के साथ ही क्या हुआ, इब्न बतूता जो है वो मध्य भारत के रास्ते में मालाबार तट की ओर आगे बढ़ा और मालाबार से फिर क्या हुआ, वो मालदीव गया, जहाँ पे क्या हुआ 18 महीनों तक के वो काजी यानी न्यायाधीश के पद पर रहा।
सोचिए, 18 वर्ष नहीं कह रहा हूँ, 18 महीने कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? इब्न बतूता के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि उसने अपनी यात्रा वृत्तांत, जिसको रिहला के नाम से जाना जाता है, उसमें उसने क्या क्या चीज़ें लिखी, विस्तृत जानकारी है ना, जो हमें उससे प्राप्त हुई है। और वो बहुत ही जानकार व्यक्ति था। उसका जन्म जो है बहुत ही अच्छे परिवार में, शिक्षित परिवार में हुआ था, ये हमने देखा है ना। तो उसको जो है अब जिस पद पे वो इसको स्थापित किया गया, पुनर्स्थापित किया गया था, वो कौन सा पद था? राजकीय सेवा का। तो उसे कहाँ जाना पड़ा? चीन जाने का आदेश मिला, है ना। नई नियुक्ति के साथ क्या हुआ? इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते कहाँ बढ़ा? मालाबार तट की ओर, और फिर वहाँ से वो मालदीव गया। 18 महीनों तक वहाँ पे क्या रहा? न्यायाधीश यानी काजी रहा, और अंततः उसने क्या किया? श्रीलंका जाने का निश्चय कर लिया। बाद में एक बार फिर वो मालाबार तट और मालदीव गया, और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले क्या हुआ? बंगाल और असम भी गया। वह जहाज़ से सुमात्रा गया, और सुमात्रा से एक अन्य जहाज़ से चीनी बंदरगाह नगर जायतून, जो कि आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वहाँ पर गया। आगे बढ़ने से पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए। नाव में यात्री, बंगाल के एक मंदिर की मृण मूर्ति कला है, ये आप देख सकते हैं। अब समझिए वहाँ पे क्या हुआ। जब वो क्वांझू पहुँचा, उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में क्या हुआ? उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय कर लिया, और चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन की यात्रा की थी, उसके वृत्तांत से उसकी तुलना की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी और कुशलतापूर्वक दर्ज किया था। दोस्तों, हमें ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में क्या था? यात्रा करना बहुत ही अधिक कठिन था और जोखिम भरा कार्य था। समझ रहे हैं आप? इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद यानी महाराष्ट्र, तो दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। एकाकी यात्री के नाम से ये जो बॉक्स में टाइटल दिया है, टाइटल बॉक्स में देखते हैं इसमें क्या जानकारी दी है। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे दोस्तों। यात्री क्या थे? ग्रहातुर हो सकता था यात्री, यानी कि घर जाने की उसकी उत्कट इच्छा उसके अंदर पैदा हो सकती थी। बीमार भी हो सकता था। और ये रेहला से लिया गया एक उद्धरण है। रेहला यानी इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत। बार बार कह रहा हूँ ताकि आप याद रखें। क्या कह रहा है इब्न बतूता? सुनिए। मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था, ज्वर यानी बुखार, और मैंने अपने आप को कमज़ोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुँचे, और वहाँ के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन यानी स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। तब अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और उसने मेरा अभिवादन किया। तो ये दोस्तों एक आप समझ लीजिए कि उद्धरण था जो रिहला से लिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, ये कई जगहों के नाम तो इसमें ऐसे ही लिखे गए हैं जैसे कि इब्न बतूता उन्हें जानता था या जानता रहा होगा। दोस्तों, यात्रा करना अधिक सुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण भी झेले थे। और मैं आपको बता दूं, सॉरी सुरक्षित कह दिया क्या मैंने? असुरक्षित था, है ना। उसने आक्रमण झेले थे। वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना भी पसंद करता था, लेकिन इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका तो नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब बात करते हैं जिज्ञासाओं का उपभोग, इस टाइटल के अंतर्गत आने वाली जानकारी की। जो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता जो है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक हठीला यानी ज़िद्दी यात्री था। इसने क्या किया? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अपने निवास स्थान जहां वो रहता था मोरक्को वापस जाने के पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वो रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पे वही बात आ गई ना कि इन्होंने क्यों लिखा ये सब चीज़ें, क्यों 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 रचना करी, तो उसके अलग अलग दृष्टांत हमें देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय राजा ने आदेश दे दिया कि उन्हें लिखा जाए। अब देखिए स्रोत 3 क्या कहता है। शिक्षा तथा मनोरंजन, इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में क्या लिखता है इंट्रोडक्शन में, राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का और अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाए, और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताए। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आँख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए, और असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिनके संदर्भ से अभिरुचि जागी। ये चित्र आप देख रहे हैं 18वीं शताब्दी का एक चित्र है जिसमें यात्रियों को आग के आसपास इकट्ठा होते हुए दिखाया गया है। अब ये बॉक्स देखिए, इसमें क्या जानकारी दी है दोस्तों। इसमें बताया है कि इब्न बतूता के पद चिन्हों पर, है ना, ये इसका टाइटल बॉक्स है, 1400 से 1800 के बीच में भारत कई सारे यात्री आए। इन्होंने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत भी लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान और ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने कभी कभी क्या किया, अपने अनुभव भी साझा किए, अपने अनुभव भी लिखे, और इन लेखकों ने अल बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया, और इनमें से कुछ ने क्या किया, इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जिसने क्या किया, 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की। एक काम करता हूं, मैं नाम हाईलाइटेड कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। 1440 के दशक में भारत की यात्रा करी अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने। महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, और शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था। ये सब शामिल हैं दोस्तों। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे, और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे कि हाजिन भारत से निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे, और उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में भी देखा था। अब बात करते हैं उस तीसरे यात्री के बारे में। भाई अल बिरूनी इब्न बतूता के बाद एक और को पढ़ना था, याद है ना, वो उसका नाम क्या है, फ्रांसवा बर्नियर, एक विशिष्ट चिकित्सक। समझिएगा, ये चित्र में आप जो देख रहे हैं वही है, एक चित्र है, इसमें बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। बात यह है दोस्तों कि लगभग 1500 ईस्वी में ना भारत में क्या हुआ, पुर्तगालियों का आगमन हुआ, और इसके बाद कई लोग हैं जिन्होंने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत तौर पर वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे कि जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। मैं नाम हाईलाइट कर देता हूँ जेसुइट रॉबर्टो नोबिली का, जिसने क्या किया, भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया, है ना। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम जो है यहाँ पर बताया गया है वो दुआर्ते बरबोसा का भी है। इसने क्या किया, इसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा कि भैया जो दक्षिण भारत है वहाँ पे उस समय व्यापार कैसा था, समाज कैसा था, कैसे लोग रहते थे समाज से जुड़ करके, तमाम चीज़ों को वहाँ पे लिखा। फिर आगे बढ़ते समय के साथ कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लग गई थी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर का था। इसने क्या किया, कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की, और विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही क्या हुआ, बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और एक इतिहासकार था दोस्तों। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था, समझ रहे हैं ना आप। और वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा शिको, क्या नाम था शाहजहां के ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र का, दारा शिको, ठीक है ना, इसके चिकित्सक के रूप में रहा, और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में रहा।
अब बात करते हैं दोस्तों पूर्व और पश्चिम की तुलना की। ठीक है, अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बर्नियर ने क्या किया, देश के जितने भी भाग थे उसमें से कई भागों की यात्रा करी और क्या देखा, जो भी देखा उसके विषय में उसने अपने विवरण लिखे। सामान्य रूप से आप देखेंगे कि भारत में वो जो देखता था उसकी तुलना वो यूरोपीय स्थिति से करता था कि यूरोप में इसकी स्थिति कैसी है। उसने क्या किया, अपनी प्रमुख कृति जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध आप कह लीजिए उस समय रही होगी, फ्रांस के शासक लुई 16 है ना, लुई 14 को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया था। जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए थे। मुगल सेना के साथ यात्रा हुई तो देखिए उसने क्या लिखा, इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊँट तथा चालक, वो ये बता रहा है कि उस क्या क्या वो अपने साथ रखता था। अपने घोड़ों के लिए एक साइस, एक खानसामा तथा एक खानसामा मतलब खाना बनाने वाले व्यक्ति को कहा जाता होगा, और एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है, ये भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई है, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर पर हल्के बेतों में बना एक छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेजपोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे, नेपकिन, खाना बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले जो सभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे, और यह झोला भी एक लंबे चौड़े और सुदृढ़ दोहरे बोरे अथवा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा है। दोस्तों इस तरह वो बता रहा है कि इस दोहरे बोरे में स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री, साम्राज्य के कपड़े तथा वस्त्र रखे गए हैं। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों के उपभोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ जो कि एक प्रकार का पौधा है, उसकी सुगंध वाली मीठी रोटी और नींबू और चीनी का भंडार साथ रखा है। साथ ही मैं दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती। दोस्तों ये एक और बॉक्स है, इसमें जानकारी दी है कि भारत के विषय में विचारों का निर्माण और प्रसार। इसमें बताया है कि भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार कर यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि के सृजन में सहायता की थी, है ना। बिल्कुल हुआ होगा, उस समय भारत की छवि कैसी थी वो सब इन वृत्तांतों से ही पता चलता था, है ना, जो लिखे गए थे या उस समय जो किताब लिखी गई हो, धर्म ग्रंथ लिखे गए हो। बाद में 1750 के बाद जब शेख इत्समुद्दीन तथा मिर्ज़ा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा और उन्होंने तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया। आगे हमें यह बताया है कि जो बर्नियर है उसके कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए थे दोस्तों, और अगले 5 वर्षों के अंदर ही अंग्रेज़ी, डच, जर्मन, इतालवी भाषाओं में क्या हो गया, इनका अनुवाद हो गया। 1670 से 1725 के बीच में हमें ये बताया है कि उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था और 1684 तक के 3 बार अंग्रेजी में ही पुनर्मुद्रित हुआ था। अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे, उनके ये पूरी तरह से विपरीत था, यानी अपोजिट था। इस छोटे से पैराग्राफ का मतलब अगर सरल भाषा में आप समझना चाहें तो वो बस यही था कि अरबी और फारसी जो वृत्तांत थे हस्तलिपियों के रूप में जिनका प्रसार होता था वो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे और जो हुए थे उनके पूरी तरह विपरीत यानी अपोजिट था। अब समझिए, एक अपरिचित संसार की समझ, अल-बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। ठीक है, समझिए। अच्छा, इससे पहले ये देखिए, विशाल पहुंच वाली एक भाषा संस्कृत के विषय में अल-बिरूनी क्या लिखता है कि यदि आप इसे कठिनाई से पार पाना चाहते हैं, किससे, संस्कृत भाषा सीखने की कठिनाई से, तो ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। अल-बिरूनी कहता है क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों और विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है और इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल शब्द भी हैं और व्युत्पन्न शब्द भी हैं। व्युत्पन्न जानते हैं ना, जो मूल से पैदा हुए हैं, दोनों हैं और प्रयुक्त होते हैं, और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है जिन्हें भली प्रकार से समझने के लिए विभिन्न विशेषक, संकेत, पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना अत्यावश्यक है।
इसके बाद में ये कहते हैं एक अपरिचित संसार की समझ, अल-बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। अब समझिएगा, सबसे पहले लिखा है समझने में बाधाएं और उन पर जीत यानी विजय, यानी जो बाधाएं आई उस पर जीत भी हासिल की। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, क्या देखा कि यात्रियों ने क्या किया, इस उपमहाद्वीप में जो भी उन्होंने देखा सामान्य रूप से उसका कंपैरिजन उन्होंने किया, उसकी तुलना की, किससे, उन प्रथाओं से की जिनसे कि वो पहले से परिचित थे। ऐसा बहुत संभव है ना कि यूरोप में भी कोई प्रथा चलती हो और उसी पर आधारित या उसी के जैसी एक प्रथा यहाँ भी चलती हो, उनको कुछ समानताएं दिखी तो उन्होंने तुलना कर दी कि वहाँ पे भी ऐसा होता था, बस वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती थी जो यहाँ पे होती हैं और नहीं होती। ठीक है, यही कंपैरिजन होता है। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए अलग विधि अपना ली। उदाहरण के लिए अल-बिरूनी जो है उसने अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में कुछ समस्याएं थी जिनसे वो परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा भी की है जो उसके अनुसार उसकी समझ में बाधक थे। इनसे पहला अवरोध भाषा थी। दोस्तों उसके अनुसार संस्कृत, अरबी, फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। यानी अरबी और फारसी से संस्कृत को उसने इतना भिन्न बताया है। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध जो है वो धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता होना था। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, तीसरा अवरोध था अभिमान। ये रोचक बात है कि इन समस्याओं की जानकारी होने के बाद भी अल-बिरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा और उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति आदि के अंश उद्धृत किए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण कैसा था। लेकिन इससे पहले ये पढ़िए, ईश्वर ही जानता है। दोस्तों यात्री हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अल-बिरूनी को जब ऐसी लकड़ी की मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला जो तथाकथित रूप से 2,16,432 वर्षों तक अस्तित्व में रही, तो वो पूछता है कि फिर लकड़ी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसे रही होगी, विशेष रूप से ऐसे स्थान पर जहाँ हवा और मिट्टी काफ़ी आर्द्र यानी नमी होती है। ईश्वर ही जानता है। अब समझिए दोस्तों, अल-बिरूनी जो है उसने अन्य समुदाय के प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। अब आप समझिए कि अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था की व्याख्या किस प्रकार से की। वो लिखता है कि प्राचीन फारस में ना 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी। ये 4 सामाजिक वर्ग कौन कौन से थे? घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, आनुष्ठानिक पुरोहित और चिकित्सक, खगोलशास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कौन लोग आते थे? कृषक और शिल्पकार। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वो ये दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने ये दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। दोस्तों समझिए कि जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल-बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसमें उसने क्या लिखा कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल भी होती है। वो कहता है कि सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल-बिरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता, और उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियम के विरुद्ध थी। समझ रहे हैं? उसने वर्ण व्यवस्था में क्या लिखा है? अल-बिरूनी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार से उल्लेख करता है। ध्यान से समझिएगा, वर्ण व्यवस्था पर अल-बिरूनी का कहना है कि सबसे ऊंची जाति यहाँ पर ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें क्या बताते हैं कि वे ब्रह्म के सिर से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है। इसीलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग है। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म के कंधों और हाथों से हुआ। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। उनके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्रह्म की जंघाओं से हुआ। शूद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था। अंतिम 2 वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहरों और गाँवों में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम ये देख रहे हैं, हमने देखा कि जाति व्यवस्था के विषय में अल-बिरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन भी किया गया था, है ना? लेकिन एक बात जो समझनी है वो ये है कि वास्तविक जीवन में ये व्याख्या इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए
अंत्यज शाब्दिक रूप में व्यवस्था से परे है नामक श्रेणियों से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें, है ना। दूसरे शब्दों में हालांकि अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। अब बात करते हैं इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। इसके पहले कि हम ये जानें, ये बॉक्स में दी गई जानकारी स्रोत 6 में पढ़ना चाहूँगा। लिखा है मानव सिर जैसे गिरीदार फल। दोस्तों, नारियल का वर्णन किया है इब्न बतूता ने। अब देखिएगा कैसे करता है। ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे और प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये वृक्ष हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के। एक से काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। काष्ठफल मतलब लकड़ी का फल, समझिएगा। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है। अब आप कहेंगे कि इसने ऐसा क्यों लिखा कि नारियल का फल मानव सिर से मेल खाता है, तो समझिए वो ये बताता है कि इसमें भी मानो 2 आँखें और एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है। इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है और इससे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं और वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। अब समझिएगा दोस्तों, जब 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, इब्न बतूता दिल्ली आया था ना, तो उस समय ये हुआ कि पूरा उपमहाद्वीप जो है वो एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन गया था जो पूर्व में चीन से लेकर के पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था। तो जैसा कि हमने देखा, क्या देखा कि इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, है ना। पवित्र पूजा स्थलों को भी देखा, विद्वान लोगों शासकों के साथ समय भी बिताया और कई बार दोस्तों काजी के पद पर भी रहा। शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उसने उपभोग भी किया, जहाँ पर मुख्य रूप से मैं हाईलाइट करता हूँ, समझिएगा, अरबी, फारसी, तुर्की और अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचार, सूचना और उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें उसने अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की, ऐसे राजाओं जो निर्दयी और दयावान दोनों हो सकते थे, की और सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियाँ इसमें सम्मिलित थी। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। दोस्तों, ऐसा ही सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता या पाठक सुदूर पर सुगम्य देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह से प्रभावित हो सके। अब बात करते हैं नारियल और पान की। दोस्तों, इब्न बतूता की चित्रण विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों से भी मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसी वानस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, उनका वर्णन करता है। नारियल के बारे में मैंने भी आपको पढ़ के बताया। पान के बारे में उसने क्या कहा कि पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि क्या है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी होती है। इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। अब देखिए इब्न बतूता और भारतीय शहर। देखिए, ये बहुत रोचक जानकारी है जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इब्न बतूता ने दोस्तों उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर बताया जिनके पास इच्छा, साधन और कौशल था। उसने क्या बताया इनके बारे में कि ये शहर घनी आबादी वाले हैं, समृद्ध थे और सिवाय कभी कभी युद्धों और अभियानों से होने वाले विध्वंस के, है ना, यानी कभी कभी युद्ध विध्वंस होते थे, बाकी तो ये सब बहुत ही समृद्ध थे। इसके वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें, चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे जो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला और भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद यानी महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में भी दिल्ली को ये चुनौती देता था। कौन? दौलताबाद यानी महाराष्ट्र। अब समझिए दिल्ली के बारे में क्या जानकारी है कि दिल्ली, जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली के नाम से उद्धृत किया गया था, उसका वर्णन इब्न बतूता ऐसे करता है कि दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ है। 11 हाथ मतलब समझिए कि एक हाथ का मतलब होता है 20 इंच और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार और द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीर के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र और घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए थे। प्राचीर के अंदर के भाग की बात करें तो उसमें घुड़सवार और पैदल सैनिक थे जो शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं।
प्राचीर में खिड़कियां भी बनी हैं जो कहाँ खुलती हैं? शहर की ओर। और इन खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश क्या होता है? अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है, जबकि ऊपरी भाग किससे बना है? ईंटों से बना है। इसमें एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनारें भी हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं, सोचिए, जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है, और इनसे बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के बगल में एक फलों का बगीचा है। इसे दहली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है, जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है, और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब तो हैं। कब्रगाह में कंदाकार चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं, और फूल सभी मौसमों में ये खिले रहते हैं। अब समझिए, बाजार जो है मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान नहीं थे कि बस खरीद फरोख्त हो गई और काम खत्म, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में दोस्तों एक मस्जिद और एक मंदिर होता था। उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों, गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए कुछ स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि तो नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में भी किया कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव से अधिशेष से अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने क्या पाया दोस्तों कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण क्या था? मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। उसने यह भी बताया कि भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, और जिससे क्या हुआ, शिल्पकारों और व्यापारियों को भारी फायदा यानी प्रॉफिट, मुनाफा होता था। और भारतीय कपड़े जो हैं वो विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी और साटन की अत्यधिक इसमें मांग थी। इब्न बतूता हमें यह भी बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतने अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत ही धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। स्रोत 9 में इसने लिखा है बाजार में संगीत के बारे में। सोचिए, बाजार में संगीत, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही रोचक जानकारी है। इब्न बतूता लिखता है कि दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है, जिसे कहते हैं ताराबाद। यह सबसे विशाल और सुंदर बाज़ारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं। प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाज़ा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों को कालीन से सजाया गया है, और दुकान के मध्य में है झूला, जिस पर गायिका बैठती है और सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है, और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती हैं। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है, जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों, दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती और नाचती हैं, जिसके बाद वे चले जाते हैं। और इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था, गुंबद में उतर कर आता था, और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे, है ना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किसकी? संचार की एक अनूठी प्रणाली की। ये भी आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें क्या है, बताया है कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। वो क्या था? लगभग सभी व्यापारी मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हो गया था। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी संभव हुआ। डाक प्रणाली इतनी ज़्यादा कुशल थी दोस्तों कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। सोचिए, 50 दिन नहीं, 5 दिन। है ना बड़ा सरल काम, और बहुत ही आश्चर्यजनक भी, है ना। एक विचित्र देश, ये जानकारी देखते हैं क्या दी है दोस्तों। 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट, जो कि आधुनिक कोझिकोड है, बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलौर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलौर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। वह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज थी, और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था।
प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी तथा आदमकद थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के माणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था मानो वह देख सकती हो। इस शिल्प और कारीगरी के क्या कहने। अब समझिए, घोड़े पर और पैदल। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता कुछ इस प्रकार करता है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उल्लुक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं। इसे दावा कहा जाता है और यह 1 मील का 1/3 होता है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं और उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती हैं। आगे सुनिए, जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो एक हाथ में पत्र और दूसरे में घंटियों सहित छड़ लिए वह क्षमता के अनुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो वे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। पत्र के अपने गंतव्य यानी मंजिल तक पहुंचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती है और यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। अब समझिए, बर्नियर और अपविकसित पूर्व। ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या दिया है ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसमें हमें यह भी बताया है कि जो इब्न बतूता है उसने क्या किया था, हर चीज़ का वर्णन करने की ठान लिया था, निश्चय कर लिया था। उसने अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक भी किया। वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। याद रखिए, इसने वैज्ञानिक के तौर पर भी अपना जीवन व्यतीत किया, हमने भी पहले पढ़ा था, है ना। उसने भारत में जो भी देखा उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से उसने कंपैरिजन यानी तुलना की और भिन्नता को उजागर करने के प्रति वो अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया था। उसका विचार नीति निर्माताओं और बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। ठीक है, अब समझिएगा, बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण और आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसमें उसने तुलना बहुत की है ना, आलोचना भी की। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से वो करता रहा, सामान्य रूप से यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित भी करता रहा और उसके भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है। जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं, उसने जो विभिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। यानी उसने इस तरह से लिखा कि भारत जो है वो निम्न प्रतीत हो, है ना, यूरोप की तुलना में। अब हम पढ़ते हैं भूमि स्वामित्व का प्रश्न। इसके पहले ये जो बॉक्स है जिसमें लिखा है व्यापक गरीबी, ये मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पेल्सर्ट नामक एक डच यात्री ने क्या किया, 17वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में उपमहाद्वीप की क्या करी यात्रा की थी और बर्नियर की ही तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देख करके बहुत अचंभित था। लोग इतनी अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित या ठीक प्रकार के वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए कहता है, कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। सोचिए आप। अब भूमि स्वामित्व का प्रश्न। दोस्तों, बर्नियर के अनुसार अगर देखें ना तो भारत और यूरोप के बीच में जो मूल भिन्नताएं थी, जो अलगपन था, उसमें से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। यानी लोगों के पास खुद की अपनी ज़मीन नहीं थी, भूमि नहीं थी। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य और उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना था। उसे लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में ये बात देखने को हमें मिल जाती है। अब हम इसको पढ़ते हैं। ये लिखा है गरीब किसान, स्रोत 11। समझिए इसमें क्या लिखा है।
यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उद्धरण दिया जा रहा है। इस उद्धरण में क्या है बताया है, हिंदुस्तान के साम्राज्य में विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियाँ या बंजर पर्वत हैं। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की जो आबादी है यानी जनसंख्या है वो भी कैसी है, कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं और गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता है बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बना करके ले जाया जाता है। और इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश होकर के किसान गांव छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों, इस उद्धरण में ना बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास क्या था कि मुगलकालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। इसी से दोस्तों, इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर जो है वो भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है और क्या बताता है कि एक बहुत अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग जो कि कैसे हैं, संख्या में कम है, अल्पसंख्यक होते हैं, उनके द्वारा अधीन बनाया जाता है और गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर तो बहुत विश्वास से कहता है दोस्तों कि भारत के मध्य की स्थिति के लोग भारत में नहीं हैं। अब समझिए, यूरोप के लिए एक चेतावनी। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुते और बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा पलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए क्या कि उनकी और बेहतर और राजसी ढंग से सेवा हो। जल्दी रेगिस्तान और निर्जन स्थानों के भिखारियों और क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे जैसे कि वे जिनके विषय में मैंने वर्णन किया है। दोस्तों, हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में जिनके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं है, व्यक्त टीले और झाड़ियों, एक घातक दलदल में भरे हुए खेत, जैसा कि पहले ही बताया गया। ऐसा वो मुगल शासक के बारे में बताता है। तो दोस्तों, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा। इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भू स्वामित्व। दोस्तों, आश्चर्य की बात क्या है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज ये इंगित नहीं करता, इशारा नहीं करता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी की बात करें तो अकबर के काल में सरकारी इतिहासकार अबुल फजल उसकी भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताता है जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, ना कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान की। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में यह न तो लगान था न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। अधिक जानकारी के लिए हम अध्याय 8 में जाएंगे, जब उसमें हमें ये जानकारी मिलेगी। दोस्तों, बर्नियर के जो विवरण हैं उनने 18वीं शताब्दी से पश्चिम विचारकों को बहुत प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू, इसने क्या किया, उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। इससे क्या मतलब, जिसके अनुसार शासक एशिया में अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपयोग करते थे, जिससे क्या होता था, जिसे दासता, गुलामी, गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। और इस तर्क का आधार क्या था, क्यों कहा गया ये कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था और तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में ही नहीं थी कि ये मेरी ज़मीन है, ऐसा नहीं है, पूरी भूमि पर राजा का अधिकार था। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने ये तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त, आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। ये एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम देखेंगे दोस्तों अध्याय 8 में कि ग्रामीण समाज का ये चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, हकीकत से बहुत परे था।
बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात करें तो इसमें ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद भी था। और एक बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारों का उपभोग करते थे, और दूसरी ओर अस्पृश्य यानी छुआछूत छूत और भूमि विहीन श्रमिक ये भी थे। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था, जुड़ा रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई, ये जो टाइटल है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस अध्याय का। इसमें बताया है कि हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता यहाँ पर स्पष्ट है दोस्तों, लेकिन उसके विवरण, उसकी जो जानकारी है वो कभी कभी एक अधिक कठिन सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वो क्या कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन ही नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था, यानी वो कितनी भी मेहनत से बनाए उसको अधिक फायदा नहीं हो सकता था। इसीलिए उत्पादन हर जगह पत्तनोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता था। वह एक समृद्ध व्यापारी समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से जुड़ा हुआ था, उसके अस्तित्व को भी रेखांकित करता था। ये चित्र आप देख रहे हैं, क्या है ये? सोने का चम्मच जिसने पन्ने और माणिक जड़े हुए हैं। मुगल कालीन शिल्पकारों की खास दक्षता का ये एक उदाहरण है। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। दोस्तों, बर्नियर के वृत्तांत से लिए गए इस उद्धरण को पढ़िए जिसमें कृषि और शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया है। क्या बताया है? ये ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती, जैसे रेशम, कपास और नील, उनसे कहीं आगे है। भारत के कई ऐसे भाग भी है जहां जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है, और जहां एक शिल्पकार, जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयोग होते हैं और विदेश में निर्यात किए जाते हैं, उनके निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचलन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक के दोस्तों खो जाता है। इसके बाद में हमें यह भी बताया गया है कि 17वीं शताब्दी में दोस्तों जनसंख्या का लगभग 15% भाग उस समय नगरों में रहता था, और औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से ये अधिक था। इतने पर भी दोस्तों बर्नियर जो है वो मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका मतलब क्या होता है कि उन नगरों से जो अपने अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। दोस्तों, उसका विश्वास था, किसका? बर्नियर का, कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे, यानी अंत की ओर थे, पतन, है ना। उसने ये भी सुझाया क्या कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्रय पर आधारित रहते थे। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताता है कि व्यापारी जो हैं वो अक्सर मजबूत सामुदायिक या बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित भी रहते थे। दोस्तों, वो ये भी कहता है कि अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था, और अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, अधिवक्ता यानी वकील, पंडित या मुल्ला, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे, जहाँ कई राजकीय प्रश्रय पर आश्रित थे, कई अन्य संरक्षकों या भीड़भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। यहाँ पर एक बॉक्स में दासियों के बारे में जानकारी दी है। इब्न बतूता हमें ये बताता है दोस्तों कि ये सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती हैं और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है वे उन्हें दे देती हैं। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। जो मेन टाइटल है अब हमें देखना है वो है महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक।
दोस्तों, जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति भी मान लेते थे। उदाहरण के लिए, बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए भी जाते थे। सोचिए, यानी दासों को खरीदा भी जा रहा है और उन्हें भेंट भी किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना आप? जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊँट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिए। इब्न बतूता ये भी बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्म उपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके यानी मुद्रा और 200 दास, सोचिए 200 दास दिए। इब्न बतूता के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्य करने वाले कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्य रूप से घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने उनकी सेवाओं को पालकी और डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य भी पाया। दोस्तों, यहाँ पे ये बताया है कि घरेलू श्रम के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता था और दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी, बहुत ही कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे, कम से कम 1 या 2 को तो वो रखते ही थे। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों और लेखकों के लिए दोस्तों, महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी और पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसीलिए ये बिल्कुल आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य यानी मजबूर किया जाता था, लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि और कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। अतः दोस्तों, यह असंभाव्य लगता है क्या कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित रखा जाता था। दोस्तों, हमने क्या देखा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं या फिर एक दृष्टिकोण विशेष से यानी नज़रिए से देखे जाते हैं, जिन्हें इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही दोस्तों, इस उपमहाद्वीप के पुरुषों, संभवतः महिलाओं को भी के अनुभव और प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात है, जिन्होंने समुद्रों पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्राएं की। उन्होंने क्या देखा और सुना, सुदूर के क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार कुछ योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे, है ना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय समझ आया होगा, पसंद आया होगा, है ना। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी आपसे मेरी जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो के साथ, अगली नई जानकारी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।